नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स नेमली कैटायन एंड एनायन आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. कैटायन और एनायन क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है. सोडियम मेटल जो है इट लूसेस वन इलेक्ट्रॉन. मेटल हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम एटम जो है इट लूसेस वन इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाता है और क्या फॉर्म होता है? सोडियम आयन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट इज़ Na+. और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कहते हैं कैटायन. और क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो गेन करता है वन इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है और क्लोराइड आयन फॉर्म होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, दैट इज Cl-. तो इसे कहते हैं एनाइन, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं एनाइन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कहते हैं कैटायन. सो व्हाट इज कैटायन? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. एंड व्हाट इज एनाइन? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. The cation and anion being oppositely charged, there is an electrostatic force of attraction between them. This force of attraction between cation and anion is called as ionic bond. अभी मैंने बताया था मेटल जो रहता है वो हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल जो रहता है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन. नाउ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो जाता है? कैटाइन्स. और कैटाइन्स जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है, फॉर एग्जांपल Na+. और नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म होता है? एनायन फॉर्म होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स है, फॉर एग्जांपल Cl-. अभी ये ऑपोजिटली चार्ज है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये +1 है, ये -1 है और दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, इनके दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इस तरह आयनिक कंपाउंड NaCl इज फॉर्म्ड. The number of cations and anions in a compound and the magnitude of the electric charge on them is such that the positive and negative charges balance each other. As a result, an ionic compound is electrically neutral. अभी इसका मतलब क्या है? For example, sodium chloride. Let us take an example of sodium chloride. Sodium आयन का चार्ज क्या है? 1+ और क्लोराइड आयन का चार्ज क्या है? 1-. अब ये 1+ 1- कैंसिल हो जाता है, यानी एक दूसरे के साथ बैलेंस करता है और ये ऑपोजिटली चार्ज के वजह से एक दूसरे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है और न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड NaCl बनता है. यानी आयनिक कंपाउंड NaCl में कोई चार्जेस नहीं रहता है क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के साथ बैलेंस होके इट गेट्स कैंसिल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम आयन का चार्ज क्या है? 2+. ऑक्साइड आयन का चार्ज क्या है? O2- और 2- और 2+ जो रहता है कैंसिल हो जाता है एंड इट बैलेंसेस ईच अदर और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है और इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है. सो आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ न्यूट्रल. नेक्स्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? AlCl3. इसमें एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम है और 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन है. यू कैन सी ओवर हियर 3 लिखा है. सो देयर आर 3 क्लोराइड आयन एंड 1 एल्यूमिनियम आयन. और एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है? 3+ और क्लोराइड का चार्ज क्या है? 1-. 3 क्लोराइड आयन्स है तो 1-1-1- विल बिकम हाउ मच? -3. तो +3, 3+ एंड 3- एक दूसरे के साथ बैलेंस करता है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है. इस तरह न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड AlCl3 फॉर्म होता है. AlCl3 विल बी न्यूट्रल, देयर विल बी नो चार्ज ऑन इट. उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? Al2O3. सो देयर आर 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम. Al2 है तो 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है और उसी तरह O3 है तो देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. नाउ एल्यूमिनियम आयन का चार्ज क्या है? 3+. 2 एल्यूमिनियम एटम है तो 3+3+ कितना हो गया? 6+. और ऑक्सीजन देयर आर 3 ऑक्साइड आयन्स और 2- 2- 2- कितना हो गया?
6 माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस एक दूसरे के साथ बैलेंस करके इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन के न्यूट्रल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो जो आयनिक कंपाउंड रहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। वाई? बिकॉज द चार्जेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बैलेंस करता है एक दूसरे के साथ। इस वजह से आयनिक कंपाउंड जो रहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट, the ionic compounds are crystalline in nature. The surface of all particles of a crystalline substance have a definite shape and are smooth and shiny. For example, ये जो है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स है और ये जो है फेरस सल्फेट है। ना इफ़ यू सी आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन नेचर, तो ये सब आयनिक कंपाउंड्स है और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है, क्रिस्टल जैसा है। द सर्फेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट शेप and are smooth and shiny. तो if you see the crystals of copper sulfate and crystals of ferrous sulfate, इनका शेप जो रहता है वो डेफिनेट रहता है। कोई भी क्रिस्टल लो उसका शेप ऐसे ही रहेगा। उसी तरह फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स का शेप भी अलग रहेगा, लेकिन हर एक क्रिस्टल लो वो सेम ही दिखेगा। और बोथा क्रिस्टल्स इसके लिए स्मूथ है और शाइनी भी है। नेक्स्ट वन, the regular arrangements of ions in the solid ionic compound is responsible for their crystalline structure. तो जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो रहता है क्रिस्टल्स में, उनका एक रेगुलर पैटर्न फॉर्म होता है, रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। जैसे एक नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आयन है, उसके बाजू में नेगेटिव आयन रहेगा, उसके बाजू में पॉजिटिव आयन, उसके बाजू में नेगेटिव आयन एंड सो ऑन। उसी तरह नेगेटिव आयन के नीचे क्या रहेगा? पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन के बाजू में रहेगा नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन के बाजू में रहेगा पॉजिटिव आयन, देन नेगेटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन। तो इस तरह जो आयन्स जो रहता है उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, डेफिनेट अरेंजमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड आयन है ये, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, उसके बाजू में आएगा पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन जो नेगेटिवली चार्ज है उसके बाजू में पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, देन नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, उसके बाजू में पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन के नीचे भी क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, देन अगेन उसके बाजू में रहेगा ऑपोजिटली चार्ज आयन दैट इज Cl माइनस, देन नेक्स्ट टू दैट Na के बाजू में Cl माइनस, उसके बाजू में Na प्लस, उसके बाजू में Cl माइनस। इस तरह इट विल बी अरेंज्ड। तो आयनिक कंपाउंड, द रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ आयन्स इन द आयनिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ना इफ़ यू सी क्लोराइड आयन, ये माइनस वाला जो है वो एनायन है और Na प्लस जो है वो कैटायन है। हमेशा क्रिस्टल्स में साइज ऑफ द एनायन विल बी बिगर देन कैटायन, यानी कैटायन का साइज छोटा रहेगा कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। तो रिमेंबर इन अ क्रिस्टल्स पॉजिटिवली चार्ज आयन जो रहता है दैट इज कैटायन, उसका साइज स्मॉलर रहेगा कंपेयर टू द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज एनायन। The arrangements of ions is different in different ionic compounds and therefore the shapes of their crystals are also different. क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट अलग अलग रहता है हर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स उनका शेप्स भी क्रिस्टल्स का अलग रहता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड का क्रिस्टल्स इस तरह अरेंज होता है, तो शेप्स विल बी समवॉट लाइक दैट। नाउ इफ यू सी एल्यूमिनियम क्लोराइड, उनका जो आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट अलग है कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इफ यू सी पोटेशियम आयोडाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो अरेंजमेंट ऑफ आयन्स जो है वो डिफरेंट है। तो दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो शेप है, क्रिस्टल्स का जो शेप है, अरेंजमेंट ऑफ आयन्स है वो डिफरेंट है। तो हर क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट ऑफ आयन्स अलग रहता है, therefore the arrangement of ions is different in different ionic compounds and therefore the shapes of the crystals are also different. The main factor that determines the general arrangements of ions in a crystal is the attractive force between oppositely charged ions and the repulsive force between similarly charged ions. इसका मतलब क्या है? Let us take an example of aluminum oxide. इसका molecular formula क्या है? Al2O3. अभी एल्यूमिनियम आयन का चार्ज +3 है, ऑक्साइड आयन का चार्ज -2 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है।
दो एल्युमिनियम आयन के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा क्योंकि दोनों एल्युमिनियम आयन का चार्ज क्या है +3 दोनों भी सिमिलरली चार्ज आयन्स हैं, तो दोनों एल्युमिनियम आयन के बीच में क्या रहेगा रिपल्सिव फोर्स। उसी तरह ऑक्साइड आयन जो है वो -2 है, दोनों भी दो ऑक्साइड आयन के बीच में हमेशा क्या रहेगा रिपल्सिव फोर्स रहेगा बिकॉज all three are similarly charged ion, that is they are all three are negatively charged ions. Because of this, the general crystalline structure has a negative ions arranged around a positive ion and positive ions arranged around a negative ion. Now if you see this figure, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और सिमिलरली चार्ज आयन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहता है। इसकी वजह से नेगेटिव आयन के चारों तरफ क्या है पॉजिटिव आयन, उसी तरह पॉजिटिव आयन के चारों तरफ क्या है नेगेटिव आयन। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, उसके चारों तरफ क्या है सोडियम आयन। उसी तरह सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन के चारों तरफ क्या है नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। Two of the important factors responsible for a certain crystal structure are as follows. First one is what? Size of the positively and negatively charged ion. तो मेन दो फैक्टर्स जो सर्टन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के वजह फॉर्म होता है उसका रीज़न क्या है? साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। नाउ इफ़ यू सी इन दिस फिगर, ये जो है वो एटम्स का साइज़ है, ये सब नहीं देखना है, ये फर्स्ट वाला जो है वो नहीं देखना है। सेकेंड वाला जो है ये कैटाइन्स का साइज़ है और यहाँ पे ये एनाइन का साइज़ है। ना इफ़ यू सी लिथियम का कैटाइन का साइज़ ये है, सोडियम का कैटाइन का साइज़ ये है, वो लिथियम से भी बड़ा है। पोटेशियम का कैटाइन का साइज़ ये है, वो सोडियम से भी बड़ा है। रुबीडियम का कैटाइन का साइज़ ये है, वो पोटेशियम से भी बड़ा है। और कैल्शियम का कैटाइन का साइज़ ये है, दैट इज़ बिगर देन रुबीडियम ऑल्सो। उसी तरह एनाइन में फ्लोराइड आयन का एनाइन का साइज़ ये है, क्लोराइड आयन का एनाइन का साइज़ ये है जो फ्लोराइड आयन से भी बड़ा है। ब्रोमाइड आयन का एनाइन का साइज़ ये है जो क्लोराइड से भी बड़ा है। और आयोडाइड आयन का एनाइन का साइज़ ये है, वो ब्रोमाइड आयन से भी बड़ा है। तो इफ़ यू सी इन दिस फिगर, कैटाइन्स का और एनाइन्स का साइज़ सब में सेम नहीं रहता है, कोई कोई छोटा रहता है, कोई कोई बड़ा रहता है। लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी हो, छोटा बड़ा जो भी हो, हमेशा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो है नेगेटिव आयन जो रहता है दैट इज़ एनाइन, वो बड़ा साइज़ का रहता है और पॉजिटिव आयन जो है कैटाइन वो छोटा साइज़ का रहता है। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड रीज़न दे हैव गिवन? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दी आयन्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कि सोडियम आयन का चार्ज क्या है +1, मैग्नीशियम आयन का चार्ज क्या है +2, एल्युमिनियम आयन का चार्ज क्या है +3। उसी तरह क्लोराइड आयन का चार्ज क्या है -1, ऑक्साइड आयन का चार्ज क्या है -2 और नाइट्राइड आयन का चार्ज क्या है -3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन द आयन्स का मतलब क्या है 1, 2, 3, ये सब जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द आयन्स है। बिगर द चार्ज स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। तो एल्युमिनियम आयन में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो स्ट्रॉन्गर रहेगा कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम आयन। उसी तरह मैग्नीशियम आयन का 2 है तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सोडियम से भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि सोडियम का चार्ज जो है वो 1 है, +1 है, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है। इसके लिए मैग्नीशियम आयन का जो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सोडियम आयन से भी बड़ा रहेगा। उसी तरह -1, -2, -3 भी है, तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यही है 1, 2, 3, यानी चार्जेस जो है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। सो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ट्राई दिस, ये पेज नंबर 98 में दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट्स का सब दिया हुआ है। वी विल टेक वन एट अ टाइम। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड है? मेटल स्पैटुला और बर्नर। केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? सैम्पल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, barium chloride and water. Procedure क्या है? Place samples of one of the above salts on the spatula and heat it on the flame of the burner. Repeat the procedure using other salts.
तो करना क्या है, स्पैटुला में ये जो आयनिक कंपाउंड या क्रिस्टल्स दिया हुआ है उसे स्पैटुला में रख के फ्लेम के ऊपर हीट करना है। जब भी फ्लेम के ऊपर हीट करता है तो फ्लेम का कलर क्या होता है, लेट अस सी दैट। अभी सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट पहले भी किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे आयनिक कंपाउंड यूज़ नहीं किया था, क्रिस्टल्स नहीं यूज़ किया गया था, वी हैड यूज्ड मेटल्स। ना फर्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड को जब स्पैटुला में रख के उसे फ्लेम में बर्न करते हैं तो फ्लेम का कलर क्या हो जाता है, येलो। सेकेंड वन क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को स्पैटुला में रख के फ्लेम में जब भी बर्न किया जाता है तो फ्लेम का कलर क्या हो जाता है, पर्पल। थर्ड वन क्या है, बेरियम क्लोराइड। इसे भी जब स्पैटुला में रख के फ्लेम में बर्न किया जाता है तो फ्लेम का कलर क्या होता है, ग्रीनिश। नाउ वन मोर कंपाउंड वाज देयर, वाटर. Water is non-ionic. When water is placed on flame, water does not burn. Your heat energy of the flame is used by water to evaporate and water will turn into steam. तो यहाँ पे केमिकल्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, वाटर भी दिया था, लेकिन वाटर जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं, इट इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज़ नॉन आयनिक। एंड व्हेन वाटर को जब भी फ्लेम में रखा जाता है तो वाटर बर्न नहीं होता है, उल्टा जो फ्लेम का जो हीट एनर्जी है वो यूज़ करके वाटर इवेपरेट होने लगता है एंड वाटर विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम फॉर्म। तो वाटर जो है वो नॉन आयनिक है और बाकी तीन जो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। Now let us discuss the general properties of ionic compound. First property क्या है, the attractive force between positively and negatively charged ions is strong. Therefore the ionic compound exists in solid state and are hard. तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स है, दोनों भी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन है। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो एक दूसरे के पास में आ जाता है एंड एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में रहता है और हार्ड रहता है। सेकेंड वन इज़ व्हाट, द आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। भले ही ये जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में और हार्ड है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम पत्थर से मारेंगे तो ये जो आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेक होके पीसेस में हो जाएगा। सिंस इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, इसे कहते हैं ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी है, हार्ड भी है, लेकिन ये ब्रिटल है व्हेन अप्लाइड प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में और हार्ड है, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। तो व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक तो है वो सॉलिड स्टेट में और हार्ड है, और दूसरा क्या है, दे आर ब्रिटल व्हेन अप्लाइड प्रेशर। थर्ड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयनिक कंपाउंड्स एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट, therefore the melting and boiling points of ionic compounds are high. तो ये जो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 99 में, इफ़ यू सी इन दिस टेबल, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई है। फर्स्ट वन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है और ये नॉन आयनिक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। और बाकी सब जो है जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है। और इन सब आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाई है, इसका रीज़न क्या है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई इन आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, एकदम नज़दीक रहता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए या तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। Fourth general properties of iron क्या है, ionic compounds are water soluble. This is because the water molecules orient in a particular manner
around the ions separated by dissociation process. As a result of this, a new force of attraction is established between the ion and the surrounding water molecules, replacing the original intermolecular attraction, and aqueous solution of ionic compounds are formed. Now, what is the meaning of dissociation? Dissociation का मतलब है जैसे ही कोई आयनिक कंपाउंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद जो आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो है वो सेपरेट हो जाता है. ये सेपरेशन ऑफ positive and negative ions when mixing in water is known as dissociation process. अब ये आयनिक कंपाउंड जो है पानी में मिक्स क्यों होता है? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो सेपरेट हो चुका है उसके आजू बाजू में सब जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट करते हैं. अभी ओरिजिनल आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. जैसे ही उससे पानी में मिक्स करता है तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वो ब्रेक हो जाता है और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है बिटवीन दी आयन्स एंड दी वाटर मॉलिक्यूल. यू कैन सी आयन्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. और क्यों सराउंडेड है? क्योंकि आयन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नया इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है और जो ओरिजिनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वो ब्रेक हो जाता है. इसमें इफ़ यू सी इन सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड में इफ़ यू सी क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन आयन है वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है क्योंकि क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है. उसी तरह सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्साइड आयन के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है. वाई? बिकॉज सोडियम इज़ पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन इज़ नेगेटिव. तो ऑपोजिटली चार्ज के आयन्स के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है. इस तरह एक्विस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है. बट आयनिक कंपाउंड्स आर insoluble in solvents like kerosene and petrol. This is because unlike water, a new attractive force cannot be established in these solvents. ये आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट जैसे केरोसिन और पेट्रोल में मिक्स नहीं होता है. क्यों नहीं मिक्स होता है? जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स और आयन के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हुआ था वो सॉल्वेंट में फॉर्म नहीं होता है. इस वजह से आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है. Fifth, general properties of ionic compound क्या? The ionic compound cannot conduct electricity when in solid state. In this state, the ions cannot leave their places. What is the meaning of this? आयनिक कंपाउंड जो है जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया जा सकता है. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना हो तो ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है फ्रीली मूव होना चाहिए. लेकिन सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयन्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं होता है और अपना प्लेस छोड़ के नहीं जाता है. इस वजह से जब इस सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड रहता है तो वी कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. However, in the fused or molten state, they can conduct electricity because in this state the ions are mobile. तो molten state और molten state का मतलब क्या है? जब ये आयनिक कंपाउंड को मेल्ट किया जाता है तो मेल्टेड फॉर्म में रहता है तो उसे कहते हैं मोल्टन स्टेट. और मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड रहता है तो उसमें कंडक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि आयन्स जो है वो अब फ्रीली मूव हो रहा है. दैट इज़ आयन्स आर मोबाइल. सिंस आयन्स आर मोबाइल इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. नेक्स्ट, द एक्विस सोल्यूशन. The aqueous solutions of ionic compounds conduct electricity as they contain the dissociated ions. On passing currents through the solution, the ions move to the oppositely charged electrodes. Now, what is the meaning of aqueous solution of ionic compound? जब भी ionic compound को पानी में मिक्स करता है तो मिक्स करने के बाद जो solution फॉर्म होता है उसे कहते हैं aqueous solution. और इस aqueous solution of ionic compound में electricity पास होता है. This we had discussed before also कि जब भी पानी में आयनिक कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेपरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एंड दे गेट सेपरेटेड. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है. नाउ द आयन्स कैन मूव फ्रीली. तो द डिसोसिएटेड आयन्स
दे मूव फ्रीली इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। दिस वी कैन डू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बीकर लो, उसमें सॉल्ट सोल्यूशन लो, यानी सॉल्ट को पानी में मिक्स करो। 2 ग्राफाइट रॉड है, एक ग्राफाइट रॉड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा ग्राफाइट रॉड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जो नेगेटिव साइड में कनेक्टेड है उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव साइड में कनेक्टेड है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। देयर इज़ अ की टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। देयर इज़ अ बल्ब, जब बल्ब जलेगा तो पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है कि नहीं। तो जैसे की को स्विच ऑन करता है तो बल्ब स्टार्ट्स बर्निंग। इससे पता चलता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होता है? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, एंड द पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स गेट सेपरेटेड एंड दे मूव फ्रीली in the water or aqueous solution of the salt. तो चार्ज आयन अभी पानी में freely moving charged ions है, because of this solution conducts electricity. और जो सपोजिंग इफ़ यू टेक सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाता है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के तरफ जाता है। So due to the electrical conductivity in fused and dissolved state, the ionic compounds are called electrolytes. तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड जब भी मोल्टन स्टेट में रहता है या फ्यूज स्टेट में रहता है और जब भी वो डिज़ोल्व स्टेट में रहता है, यानी उसे जब भी पानी में मिक्स किया जाता है, तो इन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज इन मोल्टन स्टेट एंड डिज़ोल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग कंडक्टेड। नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन फॉर द यूज़ इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या है? जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है ओर्स में से मेटल्स को सेपरेट करना, यानी एक्सट्रैक्ट करना, बाद में वो एक्सट्रैक्टेड मेटल्स को प्योरीफाई करके, और ये प्योरीफाइड मेटल्स जो है यूज़ किया जाता है वेरियस आर्टिकल्स या थिंग्स बनाने के लिए, इसे कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का डेफिनेशन पूछा तो यू हैव टू राइट डाउन दिस। Most metals being reactive do not occur in nature in free state but are found in combined state as their salts such as oxides, carbonates, sulfides and nitrates. तो metals जो है वो combined state में भी present रहते हैं और free state में भी present रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेटल जो रहता है वो combined state में ही present रहता है। Why? Because metals का outermost shell incomplete है, so they react very fast with the other atoms because they are not stable. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेटल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट रहता है, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है हैज़ देयर सॉल्ट्स, जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल नाइट्रेट्स. The most unreactive metals that are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in free state. Reactivity series of metals we had studied, जो पेज नंबर 97 में टॉप में दिया हुआ है. Reactivity series of metals में we had studied कि टॉप वाला जो metals रहता है वो highly reactive है, जैसे जैसे नीचे आता है तो उसका reactivity कम कम होते जाता है. तो जो नीचे दिया हुआ मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते, वो अनरिएक्टिव मेटल्स है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है. एयर और वाटर का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं रहता है और नेचुरल फैक्टर्स का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं रहता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंजेस या प्रेशर चेंज होगा तो इट डज़ नॉट अफेक्ट सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. देयरफॉर ये जो 3 मेटल है इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. The compounds of metal that occur in nature along with the impurities are called minerals. तो minerals क्या है? जो metal salts है, compounds of metals का मतलब क्या है? Metal salts like metal oxide, metal carbonates, metal sulfide, metal nitrates, इसे कहते हैं compounds of metal. इसमें compounds of metals के साथ बहुत सारा impurities भी रहता है. तो compounds of metal with the impurities इसे कहते हैं minerals. The minerals from which metal can be separated economically are called as ores. मिनरल्स और ओर्स सेम थिंग है, लेकिन ओर्स क्या है?
जो मिनरल्स में से मेटल को सेपरेट किया जा सकता है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या है, कम खर्चे से अगर मिनरल से मेटल को सेपरेट किया जा सकता है और उस मिनरल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स भी प्रेजेंट रहना चाहिए और सस्ते में भी होना चाहिए, इसे कहते हैं ओर्स। तो ओर्स और मिनरल्स मीन्स अ सेम थिंग, बट ओर्स का मतलब क्या है, जिसमें से मेटल्स को सेपरेट किया जा सकता है कम खर्चे में, कम खर्चे में इकोनॉमिकली, इसे कहते हैं ओर्स। ओर्स कंटेन many types of impurities such as soil, sand and rocky substances along with the metal compounds. These impurities are called gangue. तो we had studied, I had explained just now कि metal salts ही नहीं रहता है ores में, उसमें impurities भी रहता है और इस impurities को क्या कहते हैं, gangue। और ये impurities क्या क्या होता है, soil, sand and rocky substance. So these impurities, soil, sand and rocky substance जो ores में present है उसे कहते हैं gangue. Ores are taken out Ores are taken out from the mines and the gangue is usually separated from the ores at the site itself by various methods. Then the ores are carried out to the place where metals are produced. There metals are extracted in pure form. Then metals are further purified by different methods of purification. This entire process is called metallurgy. तो अगर डिटेल में अगर metallurgy पूछा then you have to write down this, और अगर डेफिनेशन पूछा तो टॉप में जो फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया था उसका डेफिनेशन, मेटलर्जी का डेफिनेशन वही है। तो व्हाट इज़ मेटलर्जी? ओर्स आर टेकन फ्रॉम द माइंस। माइंस क्या होता है, ज़मीन में खोद के वर्कर्स नीचे जाके वहाँ से ओर्स कलेक्ट करता है, तो वो ज़मीन के नीचे जो जगह है उसे कहते हैं माइंस। तो माइंस में से ओर्स को निकाला जाता है, फिर उसके बाद वहीं पे माइंस के उधर ही गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद ये ओर्स, इम्प्योरिटीज़ निकलने के बाद जो ओर्स रहता है उसे जहाँ पे मेटल्स बनता है, मेटल्स प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे मेटल्स को ओर से सेपरेट किया जाता है इन प्योर फॉर्म। बाद में ये एक्सट्रैक्टेड प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। Pure metals is obtained from the ore by the following stages. First step is concentration of ore, second step is extraction of metals, थर्ड स्टेप इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ओर में मेटल्स भी रहता है और उसके साथ गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ भी रहता है। तो ओर में से गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ को पूरा का पूरा सेपरेट करके प्योर मेटल ऑब्टेन करना हो तो इट हैज़ टू गो थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, थर्ड स्टेप क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। Let us discuss the first step, concentration of ores. The process of separating gangue from the ores is called concentration of ore. So what is the meaning of concentration of ore? ओर्स में से गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिज़ायर्ड मेटल इज़ इंक्रीज। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो डिज़ायर्ड मेटल है, जो मेटल रिक्वायर्ड है, उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ का क्वांटिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। वेरियस वेज आर यूज फॉर दिस पर्पस, हाउएवर the exact way to be used depends upon the physical properties of the metals present in the ores and the gangue, the reactivity of the metal and the facilities available for the purification. Various factors that could be responsible for the environmental pollution are also considered. तो बहुत सारा मेथड है फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, लेकिन एग्जैक्ट मेथड कौन सा यूज़ करना है इट डिपेंड्स अपॉन मैनी थिंग। फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग यानी इम्प्योरिटीज़, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है या मॉडरेटली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंग से जो फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर द प्योरीफिकेशन उसे सिलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो या तो अवॉइड करने को देखना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग से वी हैव टू सिलेक्ट विच मेथड वी हैव टू यूज़।
Before concentration of ores, lumps of ores has to be powdered using ball mill. तो इसके पहले concentration of ore के बारे में डिस्कस किया था, इस concentration of ore का प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो ओर्स जो रहते हैं वो बड़े बड़े टुकड़े में रहता है, तो ये लम्ब्स ऑफ ओर्स को पहले पाउडर करना पड़ता है यूजिंग बॉल मिल। तो बॉल मिल में लम्ब्स ऑफ ओर्स को डाल के उसे पाउडर किया जाता है, उसके बाद उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। सम जनरल मेथड्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आर एज फॉलोज। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का जो मेथड है, अलग अलग मेथड है। व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, सेकेंड वन इज व्हाट, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड वन क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और फोर्थ वन क्या है, लीचिंग। अभी फर्स्ट वाला सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन में इसमें दो मेथड्स है, एक तो है विल्फ्ले टेबल मेथड और सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। टेक्स्ट बुक में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का बहुत सारा मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। द हैवी पार्टिकल्स ऑफ ओर्स कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग बाय द ग्रेविटेशनल मेथड। तो ओर्स में हैवी पार्टिकल्स भी रहता है, लाइट पार्टिकल्स भी रहता है। हैवी पार्टिकल्स क्या है, जो रिक्वायर्ड मेटल्स जो है वो हैवी रहता है, और गैंग या इम्प्योरिटीज़ जो रहता है वो लाइट पार्टिकल्स रहता है। ये हैवी पार्टिकल्स ऑफ रिक्वायर्ड मेटल और लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग या इम्प्योरिटीज़ को ईजिली सेपरेट किया जा सकता है बाय ग्रेविटेशनल मेथड। टेक्स्ट बुक में दो मेथड दिया है ग्रेविटेशनल मेथड का। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, विल्फ्ले टेबल मेथड। ये जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। इन दिस डायग्राम इफ़ यू कैन सी, ये जो येलो कलर में दिया है वो वुडन रिफल्स है, दैट इज़ लॉन्जिट्यूडनल वुडन स्ट्रिप्स है ये सब, और इन दोनों वुडन रिफल्स के बीच में यू कैन सी अ डार्क लाइन ओवर हियर। डार्क कलर में जो दिखाया हुआ है वो क्या है, स्लिट्स। स्लिट्स क्या है, छेद या खड्डा, दैट इज बिटवीन टू वुडन रिफल्स। ऊपर से पाउडर्ड ओर को रिलीज़ किया जाता है। पाउडर्ड ओर क्या है, ओर जो रहता है वो बड़े बड़े टुकड़े में आता है, उसे बॉल मिल में डाल के ग्राइंड करके पाउडर किया जाता है, और वो पाउडर्ड ओर को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है। यू कैन सी अ पाइप ओवर हियर, इसमें से पानी बहता है और पानी को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है, और यहाँ पे गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट होता है, और यहाँ पे जो डिज़ायर्ड मेटल जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। The Wilfley table is made by fixing narrow and thin wooden riffles on inclined surface। तो ये एक inclined surface है, और ये inclined surface में narrow thin wooden riffles को fix किया गया है। The table is kept vibrating continuously, और ये table जो है वो continuously vibrate होता है। Powdered ore is poured on the table and a stream of water is also released from the upper side। तो ऊपर के साइड से पाउडर ओर को भी रिलीज़ किया जाता है, और एट द सेम टाइम वाटर को भी रिलीज़ किया जाता है। तो ये पाउडर्ड ओर और वाटर एक साथ रिलीज़ किया जाता है। एज अ रिज़ल्ट, the lighter gangue particles are carried away along with the flowing water, while the heavier particles, in which proportion of mineral is more and the proportion of gangue is less, are blocked by the wooden riffles and get collected on the slits between them। तो जब ये पानी और पाउडर्ड और एक साथ रिलीज़ होता है, तो जो लाइट गैंग पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी के साथ बह के यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स है ये वुडन स्ट्रिप जो है उसे ब्लॉक करके स्लिट्स में गिराता है, और ये स्लिट्स से जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसमें रिक्वायर्ड मेटल जो हैवी है उसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा, और इम्प्योरिटीज़ या गैंग जो है उसका प्रपोर्शन बहुत कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी के साथ बह के यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो इस मेथड में गैंग या इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ हैवी पार्टिकल्स के साथ यहाँ पे चला जाता है। तो स्लिट्स से वुडन रिफिल्स जो है वो हैवी पार्टिकल्स को ब्लॉक करके स्लिट्स में गिर जाता है, और यहाँ से वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। सो व्हाट इज़ ओवर हियर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर यानी हैवी पार्टिकल्स डिज़ायर्ड मेटल जो है उसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा, और इम्प्योरिटीज़ का प्रपोर्शन बहुत कम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर।
द हेवियर पार्टिकल्स इन विच द प्रपोर्शन ऑफ मिनरल्स यानी रिक्वायर्ड मेटल उसका प्रपोर्शन ज़्यादा है एंड प्रपोर्शन ऑफ गैंग इज़ लेस, और जो इम्प्योरिटीज़ का प्रपोर्शन जो है वो कम है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ का प्रपोर्शन कम है और रिक्वायर्ड मेटल का प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा है। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन का सेकेंड मेथड क्या है? हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ मिल। देर इज़ अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज्ड इन अ ग्राइंडिंग मिल। अभी ग्राइंडिंग मिल क्या है? जहाँ पे गेहूँ पिसा जाता है, चक्की में जहाँ पे गेहूँ पिसा जाता है वहाँ पे जो मशीन यूज़ किया जाता है उसका कंटेनर और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में यूज़ किया हुआ कंटेनर दोनों दिखने में भी सेम है और वर्किंग भी उसका सेम ही है। इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टेपरिंग ऑन दी लोअर साइड। तो अगर कंटेनर देखेंगे तो ऊपर की तरफ ब्रॉड है और नीचे की तरफ टेपरिंग है, यानी ऊपर की तरफ चौड़ा है और नीचे की तरफ पतला है। द टैंक हैज़ एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड अ वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। तो कंटेनर में दो ओपनिंग है, एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ये आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर निकलता है और ये इनलेट है जहाँ से पानी अंदर की तरफ, कंटेनर के अंदर की तरफ जाता है। Finely grounded ore is released in the tank. A forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side. तो नीचे की तरफ से वाटर को जब भी अंदर डालते हैं तो एकदम फोर्सफुली आता है, जैसे फव्वारे फाउंटेन के जैसे एकदम फोर्स में वाटर जो है वो अंदर आता है। एट द सेम टाइम पाउडर्ड ओर को भी रिलीज़ किया जाता है। पाउडर्ड ओर क्या है? पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ओर जो है वो बड़े बड़े टुकड़े लम्प्स में रहता है, उसे बॉल मिल में डाल के ग्राइंड करके फाइनली पाउडर करते हैं। तो वो पाउडर ओर को यहाँ से डाला जाता है और एट द सेम टाइम वाटर जो है एकदम फोर्सफुली अंदर आता है। गैंग्यू पार्टिकल्स are lighter and therefore they flow out along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank and get collected separately. At the same time, the heavy particles of the ore are collected at the bottom from the lower side of the tank. तो कंटेनर में जब भी पानी और पाउडर ओर को एक साथ डाला जाता है तो जो ओर में जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ इम्प्योरिटीज़, गैंग जो है वो लाइटर रहता है, वो पानी के साथ आउटलेट से बाहर निकल जाता है। और जो हैवी पार्टिकल्स है, दैट इज़ जो डिज़ायर्ड मेटल जो रहता है वो हैवी पार्टिकल्स रहता है, वो पानी के साथ बाहर नहीं निकलता है, वो हैवी है बोल के नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है एंड इट गेट्स कलेक्टेड सेपरेटली। तो गैंग और कॉन्सेंट्रेटेड ओर को सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। इन शॉर्ट, this method is based on the law of gravitation wherein particles of the same size are separated by the weight with the help of water. तो ये ग्रेविटेशन मेथड, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस में है ये मेथड, जहाँ पे पाउडर्ड ओर मतलब उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स गैंग और जो हैवी पार्टिकल्स डिज़ायर्ड मेटल जो है वो दोनों का पाउडर फॉर्म है, मतलब साइज़ दोनों का सेम है, फिर भी वेट के वजह से दोनों अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर के तरफ से पानी से फ्लो होके बाहर निकल जाता है एंड गेट्स कलेक्टेड सेपरेटली, और हैवी पार्टिकल्स जो डिज़ायर्ड मेटल है वो नीचे की तरफ कलेक्ट होता है एंड इट गेट्स कलेक्टेड सेपरेटली। यानी जो लाइटर पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स दोनों का साइज़ सेम है लेकिन दोनों का वेट अलग है, इस वजह से इम्प्योरिटी जो है वो लाइट वेट है तो वो अलग से कलेक्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ से वो पानी के साथ बह के बाहर निकल जाता है। और जो हैवी पार्टिकल्स जो डिज़ायर्ड मेटल है वो हैवी है, इसके लिए वो पानी से बहकर बाहर नहीं निकलता है, नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है बिकॉज दे आर हैवी। तो दोनों भी पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स का साइज सेम है लेकिन वेट के वजह से दोनों का वेट अलग है, दैट इज़ वाई दे गेट सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सेकेंड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जब भी ओर में मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स को ईजिली सेपरेट किया जा सकता है by magnetic separation method. The main parts of this machine are two types of iron rollers and the conveyor belt moving continuously around them. तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में जो मशीन यूज़ किया जाता है उसका मेन पार्ट क्या है? ये दो रोलर और एक कन्वेयर बेल्ट।
जब ये रोलर रोटेट होता है तो ये कन्वेयर बेल्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव होता है. वन ऑफ द रोलर इज़ नॉन मैग्नेटिक वेल द अदर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो एक जो रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक रोलर है और दूसरा जो है वो मैग्नेटिक रोलर है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर है. इसका मतलब क्या है, जब भी इसमें करंट पास होगा तो ये रोलर जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा. जैसे ही करंट स्टॉप होगा तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाएगा. द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास एंड दिस बेल्ट इज नॉन मैग्नेटिक. ये जो कन्वेयर बेल्ट जो है वो किससे बना हुआ है, या तो लेदर से नहीं तो ब्रास से, लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक रहता है. द पाउडर्ड ओर इज poured ऑन द कन्वेयर बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर. तो नॉन मैग्नेटिक रोलर के उधर यू कैन सी दिस पार्ट, यहाँ से ओर डाला जाता है और ओर आके कन्वेयर बेल्ट में गिरता है. टू कलेक्टर वेसल्स आर प्लेस बिलो द मैग्नेटिक रोलर. मैग्नेटिक रोलर के नीचे दो वेसल्स या कलेक्टर्स रखा हुआ है जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेगा. The particles of the non-magnetic part in the ore are not attracted towards the magnetic roller, therefore they are carried further along the belt and fall in the collector vessel placed away from the magnetic roller. At the same time, the particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and fall in the collector vessel near the magnetic roller. So if you see the diagram, जब ये roller rotate होने लगता है तो ये और जब भी इसमें गिरता है तो जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है वो इस मैग्नेट के साथ चिपकेगा नहीं, वो आके इस वेसल में गिरेगा, इस कलेक्टर वेसल में गिरेगा जो ये मैग्नेटिक रोलर से थोड़ा दूर रखा हुआ है. और जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है और में वो इस रोलर में चिपक जाएगा और चिपक के वो इस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा. इस तरह नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट किया जाता है. Now last में एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल कैसेटराइड. It is a tin ore in which tannic oxide SnO2 is a non-magnetic ingredient and ferrous tungstate FeWO4 is a magnetic ingredient. तो एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ करके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट किया गया है. तो एग्जाम्पल कौन सा है, कैसेटराइट. ये कौन सा ओर है, टिन ओर है. इसमें जो स्टैनिक ऑक्साइड है वो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है और फेरस टंगस्टेट इज़ व्हाट, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का थर्ड मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. The froth flotation method is based on two opposite properties, hydrophilic and hydrophobic, of the particles. तो ये froth flotation method किसके ऊपर based है, particles का opposite properties के ऊपर based है. और ये दो opposite properties क्या है, hydrophilic and hydrophobic. Now what is hydrophilic and what is hydrophobic? Hydrophilic क्या है, particles get wetted by water, particles do not get wetted by oil. और hydrophobic है, particles do not get wetted by water but particles get wetted by oil. तो in short हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स जो है वो पानी में गीला होता है लेकिन तेल में गीला नहीं होता है. और हाइड्रोफोबिक क्या है, पार्टिकल्स जो तेल में गीला होता है लेकिन पानी में गीला नहीं होता है. सो व्हाट इज हाइड्रोफिलिक, particles get wetted by water but not by oil. और हाइड्रोफोबिक है, particles get wetted by oil but not by water. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सल्फाइड ओर का. सल्फाइड ओर में मेटल सल्फाइड जो है इट गेट्स वेटेड बाय ऑयल. तो मेटल सल्फाइड जो है वो ऑयल में गीला होता है और सल्फाइड ओर में जो गैंग या इम्प्योरिटीज़ रहता है वो ऑयल में गीला नहीं होता है, वाटर में गीला होता है. तो सल्फाइड ओर में मेटल सल्फाइड ऑयल में गीला होता है और गैंग या इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर में गीला होता है. इन दिस मेथड the finely grounded ore is put into a big tank containing ample amount of water. Certain vegetable oil such as pine oil, eucalyptus oil is added in the water for the formation of froth. So you can see in this diagram जो पेज नंबर 102 में दिया हुआ है, एक बड़ा सा टैंक है. इस टैंक में क्या लिया है, बहुत सारा पानी लिया हुआ है और इस पानी में क्या डाला जाता है, ग्राउंडेड ओर डाला जाता है और सर्टन वेजिटेबल ऑयल भी डाला जाता है जैसे कि पाइन ऑयल नहीं तो यूकैलिप्टस ऑयल. और ये ऑयल क्यों डाला जाता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ. फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, जाग. जैसे पानी में डिटर्जेंट पाउडर डालो, हिलाओ तो उसमें बबल्स फॉर्म होता है, इस बबल्स को कहते हैं जाग नहीं तो फ्रॉथ. प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर, बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी ब्लोन एयर. तो
तो इसमें यहाँ से प्रेशराइज हाई प्रेशर से एयर जो है वो ब्लो होता है पानी में, ब्लो किया जाता है पानी में, और इस ब्लोन एयर की वजह से पानी में बबल्स फॉर्म होता है. देयर इज़ एन एजिटेटर rotating around its axis in the center of the flotation tank. Due to the agitation, a foam is formed from oil, water and air bubbles together. तो इस टैंक के बीच में सेंटर में क्या है, एजिटेटर है, और ये एजिटेटर जो है वो कंटिन्यूसली ऐसा रोटेट होता रहता है, और इस रोटेशन के वजह से या एजिटेशन के वजह से ऑफ ऑयल, वाटर एंड एयर बबल्स का क्या बनता है, फॉर्म बनता है. फॉर्म क्या है, फ्रॉथ और फॉर्म का मीनिंग सेम ही है, दैट इज़ झाग बनता है. जैसे कि पानी में जब डिटर्जेंट पाउडर डालो और उसको हाथ से ज़ोर से हिलाओ या एजिटेट करो तो क्या बनता है, फॉर्म बनता है, दैट इज़ झाग बनता है. दिस फॉर्म rises to the surface of water and floats, hence this method is called froth flotation process. तो जब ये झाग बनता है तो ये झाग कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ आता है, पानी के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है. जैसे कि पानी में जब भी डिटर्जेंट पाउडर डालो उसको ज़ोर से हिलाओ तो झाग बनता है, और ये झाग कहाँ पे बनता है, पानी के ऊपर सरफेस में बनता है. सिंस ये सरफेस में फ्लोट होता है फ्रॉथ, इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, फ्रोथ flotation process. Particles of certain sulfide ore floats with the foam on water as they get wetted by the oil. तो सल्फाइड ओर का जो सल्फाइड ओर में जो मेटल सल्फाइड है वो किस में गीला होता है, ऑयल में, और ऑयल में गीला होता है इस वजह से वो फ्रॉथ में चला जाता है, और फ्रॉथ कहाँ रहता है, सरफेस ऑफ वाटर में रहता है. इस वजह से मेटल सल्फाइड जो है वो ऊपर फ्रॉथ में जमा हो जाता है और उसे यहाँ से कलेक्ट किया जाता है. तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड और यहाँ से कलेक्ट किया जाता है अलॉन्ग विद द फ्रॉथ. क्यों, क्योंकि ये ऑयल में गीला होता है, और ऑयल जो है उसका फॉर्म बनता है, और फॉर्म जो है वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट होता है, और इसके साथ सल्फाइड, मेटल सल्फाइड भी फ्लोट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड और यहाँ से कलेक्ट होता है. लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऑयल में गीला नहीं होता है, वो किस में गीला होता है, पानी में गीला होता है. उस वजह से वो ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ कलेक्ट होता है, और यहाँ से उसे कलेक्ट किया जाता है. इस तरह मेटल सल्फाइड ओर में से गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट करके वी गेट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर. फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज़ यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायरेट. जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ZnS, और कॉपर पायरेट का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, CuFeS2. तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जिंक ब्लेंड और कॉपर पायरेट में यूज़ किया जाता है, और उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जिंक ब्लेंड का ZnS और कॉपर पायरेट का CuFeS2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे डू आस्क क्वेश्चंस कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कौन सा ओर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर है जिंक ब्लेंड, कॉपर पायरेट. और कभी कभी मॉलिकुलर फॉर्मूला भी पूछते हैं, जिंक ब्लेंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ZnS, और कॉपर पायरेट का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, CuFeS2. तो दीज थिंग्स, दिस लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You have to remember the names of the ore as well as the molecular formula of the ore also. Do you know, ये पेज नंबर 102 में दिया हुआ है, कोलोकेशिया लीव्स डस नॉट गेट वेटेड बाय वाटर, वाटर डज नॉट स्टिक टू वैक्स. तो जो वैक्स जो है, वाटर जो है वो वैक्स को गीला नहीं कर सकता क्योंकि वैक्स में वाटर स्टिक नहीं होता है. उसी तरह कोलोकेशिया लीव्स में एक लेयर ऑफ वैक्स रहता है, इस वजह से कोलोकेशिया लीव्स जो है वो पानी में गीला नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड, कॉमन सॉल्ट गेट्स वेटेड बाय वाटर, सोप स्टिक गेट्स वेटेड बाय वाटर. तो अगर कॉमन सॉल्ट को देखेंगे तो पानी में आसानी से गीला हो जाता है. उसी तरह अगर हम सोप स्टिक को पानी में डाला वो भी आसानी से गीला हो जाता है. यानी कोलोकेशिया लीव जो है इट शोज़ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, और कॉमन सॉल्ट और सोप स्टिक जो है इट शोज़ हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी. सेम वे इन सल्फाइड और मेटल सल्फाइड्स due to their hydrophobic property gets wetted by oil, and gangue particles due to their hydrophilic property gets wetted by water. Thus in froth flotation process metal sulfide and gangue particles can be separated. तो इसी तरह
सल्फाइड ओर में जो मेटल सल्फाइड है वो पानी में गीला नहीं होता है लेकिन तेल में गीला होता है। वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। उसी तरह गैंग पार्टिकल जो है वो पानी में गीला होता है लेकिन तेल में गीला नहीं होता है क्योंकि गैंग पार्टिकल्स शोज हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। तो ये दो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ के वजह से मेटल सल्फाइड और गैंग पार्टिकल्स का ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी और हाइड्रोफिलिक फिलिक प्रॉपर्टीज़ के वजह से सल्फाइड मेटल सल्फाइड और गैंग पार्टिकल्स जो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट मेथड, फोर्थ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? लीचिंग। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। तो ओर में से एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? लीचिंग मेथड है। In this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. तो लीचिंग मेथड में क्या करते हैं? ओर को सर्टन सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उसमें सोक किया जाता है। हर ओर के लिए ये सोल्यूशन अलग रहता है। The ore dissolves in that solution due to a specific chemical reaction. The gangue, however, does not react and therefore does not dissolve in that solution. So it can be separated. These 2 points I'll explain with the help of diagram. Let us take a beaker. beaker में powdered ore डालेंगे। powdered ore में जो red particles दिखाई देता है वो desired metal है, जो metal compound जो एक्सट्रैक्ट करना है, और जो गैंग पार्टिकल्स है उसको ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है। तो जब इस पाउडर्ड ओर को सॉल्यूशन में डाला जाता है, बहुत देर तक उसे डुबाया जाता है, तो जो रेड पार्टिकल्स जो है दैट इज़ अ डिज़ायर्ड मेटल जो है वो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके इट गेट्स डिज़ोल्व इन दिस। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे रेड पार्टिकल्स कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो रेड पार्टिकल्स जो है, जो डिज़ायर्ड मेटल जो है वो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके इट गेट्स डिज़ोल्व। लेकिन जो ब्लैक पार्टिकल्स है दैट इज़ इम्प्योरिटीज़ जो है वो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और उस वजह से वो डिज़ोल्व भी नहीं होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब गैंग पार्टिकल, सब इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ जो है इट डज़ नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ जो है इट डज़ रिएक्ट विद द सॉल्यूशन एंड गेट्स डिज़ोल्व। तो ये जो रेड कलर का सॉल्यूशन दिखता है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ डिज़ायर्ड मेटल है और थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटीज़ है जो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके उसमें डिज़ोल्व हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है एंड इट कैन बी ईजिली सेपरेटेड। For example, concentration of bauxite, the aluminum ore, is done by leaching method. Here, bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3 which dissolves the main ingredient alumina in it. तो एक एग्जाम्पल भी दिया है। कौन सा एग्जाम्पल दिया है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम ओर है, एल्यूमिनियम ओर है, और इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? लीचिंग मेथड। यहाँ पे एल्यूमिनियम ओर को किस में सोक किया जाता है बहुत देर तक? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब इसे बहुत देर तक सोक किया जाता है तो जो मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना है वो सेपरेट किया जा सकता है और जो गैंग इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग से सेपरेट करके फ़िल्टर किया जाता है। सो दिस वे द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना इज सेपरेटेड from the gang particles with the help of leaching method.